हेलो स्टूडेंट्स। अब हम जो संतत आवेश वितरण के जो आर्टिकल थे उन आर्टिकल से रिलेटेड कुछ उदाहरण हैं जो जो है एक उदाहरण है, जैसे उदाहरण 2.4। ये आर्टिकल भी बन सकता है। क्या है इस उदाहरण के अंदर? इसमें आपको एक आर त्रिज्या की एक समरूप आवेशित वलय दी गई है जिस पर आवेश क्यूब है। टोटल आवेश कितना है? क्यूब है। क्लियर? त्रिज्या क्या है उसकी? आर है। और इसके केंद्र बिंदु से एक्स पर स्थित बिंदु पी पर, कितनी दूरी पर स्थित बिंदु? पी पर, एक्स दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। इट मीन्स ये आपके पास में एक फॉर्मूला बनने जा रहा है कि हमें इसमें एक जो है क्या संबंध होगा। तो फिर ये मैथमेटिकल जो स्टेप है, इस स्टेप से क्या टाइटल बनेगा? किसी समरूप आवेशित वलय की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो फिर ये आर्टिकल भी है, ये उदाहरण भी है। कैसे करेंगे? ये हमने जो है एक जो दी गई वलय है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, ये केंद्र बिंदु है, उससे x दूरी के ऊपर ये बिंदु P है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ ये इस बिंदु A के ऊपर, इस बिंदु A पर हमने एक अल्पांश लंबाई dl चुन ली और उसमें मान लिया कि हमारे पास में आवेश dq है। तो वैसे तो ये एक जो है रैखिक आवेश वितरण का उदाहरण बन रहा है। तो फिर स्मॉल बिंदुवत लंबाई dl पर आवेश dq मौजूद है। इसी प्रकार सिमिलरली ये बिंदु B जो इसके व्यास के अंत्य बिंदु है उसके ऊपर भी हम अल्पांश लंबाई dl लेकर के और यहाँ भी अल्पांश आवेश dq मान सकते हैं, क्योंकि सभी पूरी वलय के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम जो है कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हमें ये बिंदुवत आवेश की परिकल्पना करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा ध्यान केवल ए बिंदु पर आवेश dq पर रहे। ये दूरी स्मॉल r जो है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। ये त्रिज्या r है, ये x की दूरी x है, तो फिर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये स्मॉल r की वैल्यू जो है इसका वर्गमूल, ये हमारे पास में जो है स्मॉल r आ जाएगा यहाँ से। तो अब हम ये कहें कि इस आवेश dq के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ लिखा है बिंदु A पर स्थित अल्पांश dl पर आवेश dq के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण कैसे आएगा? जनरल फार्मूला हमारे पास में क्या होता है? जनरल फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का किसी बिंदु आवेश के कारण E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर। इसका मतलब इस फार्मूले को हम अपनी सुविधा के मुताबिक लगाते हैं। तो E इट मींस यहाँ P पर इसके कारण है तो ये हमने क्या ले लिया? DE1। क्लियर? E की जगह DE1, K की जगह K आई गया, और Q तो यहाँ पर आवेश कितना है? DQ, तो फिर DQ लिख दिया। तो फिर R स्क्वायर, तो दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R, तो R का स्क्वायर कर दिया। लेकिन हम इस R का स्क्वायर करेंगे तो ये सिर्फ R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, इसलिए अगले वाले स्टेप में K DQ, K की जगह लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ का DQ और R स्क्वायर की जगह R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है? तो हम यहाँ भी सकते हैं चूंकि R स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर है? R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये आ गई स्टेप 1। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी? AP दिशा में होगी। तो फिर हमने यहाँ क्या लिखा? AP दिशा में। अब ये दिशा कैसे दी जाती है कि यहाँ पर आप धनात्मक 1 कूलाम आवेश रखें और ये भी धनात्मक ही है, तो ये धनात्मक इस 1 कूलाम को प्रतिकर्षित करेगा कूलाम के नियम से इसी लाइन में, इसलिए इस पर लगने वाले बल की दिशा A से P की ओर होगी। इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? AP दिशा में। अब यहाँ का काम तो हो गया, ये DE1 आ गया। तो फिर सिमिलर वे में यहाँ B पर स्थित जो अल्पांश लंबाई DL थी, तो बिंदु B पर स्थित अल्पांश DL पर आवेश DQ के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाएगी यहाँ पर। तो वैसे ही फार्मूला, इसी फार्मूले के अनुसार K का K, यहाँ भी DQ माना है, DQ अपॉन में ये दूरी भी स्मॉल r के बराबर है तो R स्क्वायर, फिर DQ अपॉन में K की जगह वैल्यू पुट कर दी, R स्क्वायर की वैल्यू अगेन ये आ गई। लेकिन यहाँ P पर इसके कारण लगने वाले बल की दिशा यही होगी, इसलिए हम ये कहेंगे कि ये कौन सी दिशा में है?
ये बी से पी की दिशा में है, बीपी दिशा में। क्लियर? तो एक बात, बिंदु ए पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई dE1, बिंदु बी पर आवेश dQ के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई dE2। वो हमारे पास में ये समीकरण जो है 2 भी। लेकिन 1 और 2 पर नजर डालें, तो 1 व 2 पर नजर डालेंगे तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिमाण समान है। अब समान है तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ परिणामी कैसे निकाला जाए कि एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ऐसे काम कर रही है, तो एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे काम कर रही है, तो फिर परिणामी किधर हो? इसका मतलब एक कूलाम आवेश को ये आवेश तो इधर चलाना चाहता है, इसी एक कूलाम आवेश को ये आवेश इधर चलाना चाहता है, तो फिर परिणामी तौर पर वो एक कूलाम आवेश जाएगा किधर? इसलिए इस परिणामी को निकालने के लिए यहाँ हम ध्यान दें। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 एवं dE2 के निम्न घटक लेते हैं। एक तो इसके भी घटक करते हैं और एक इसके भी घटक करते हैं। तो dE1 के घटक लें तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता dE1 के लिए देखिए थीटा कोण पर dE1 का कितना प्रभाव काम करेगा PR दिशा में, दैट इज dE1 cos थीटा। तो कोई भी वेक्टर से थीटा कोण के ऊपर उस वेक्टर का कितना इफेक्ट रहता है उसे हम कॉस कंपोनेंट से देते हैं। तो एक तो हमारे पास में ये dE1 cos थीटा, लेकिन इसी dE1 का ठीक इसके नीचे की तरफ कितना काम करेगा, दैट इज dE1 sin थीटा। इन सिमिलर वे dE2 का थीटा एंगल के ऊपर कितना इफेक्ट काम करेगा, दैट इज dE2 cos थीटा। तो फिर dE2 का ऊपर की तरफ PT दिशा में कितना काम करेगा, dE2 sin थीटा। तो अब हम इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के लिए इन दोनों घटकों को हम यहाँ लिख दें। तो हमने लिखा dE1 sin थीटा। देखिए dE1 का ये घटक कौन सी दिशा में, PS दिशा में, ये PS दिशा में हो गया। फिर dE1 cos थीटा, dE1 cos थीटा PR दिशा में। इसका मतलब dE1 के 2 घटक हो चुके। इसी प्रकार हम dE2 के घटक भी करते हैं। देखिए एक ऊपर की तरफ ये dE2 है, ऊपर की तरफ dE2 sin थीटा PT दिशा में, तो फिर dE2 cos थीटा कौन सी, PR दिशा में। ये इस तरीके से dE1 और dE2 के तुम्हारे पास में 2 घटक हो गए, एक तो किसके dE1 का और एक dE2 का। लेकिन इन घटकों पर हम यहाँ इस फिगर में नोट करें, ये वाला घटक और ये वाले घटक दोनों अपोजिट हैं और समीकरण 3 क्या कहती है कि ये दोनों घटकों का दोनों जो परिमाण है यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का वो सेम है। इट मीन्स ये dE sin थीटा लिखा जा सकता है, ये dE sin थीटा लिखा जा सकता है, क्योंकि dE1 और dE2 बराबर हैं, इसलिए इन घटकों का प्रभाव यहाँ खत्म हो जाएगा। तो ये बात हम यहाँ लिखिए। लेकिन समीकरण 3 से 3 क्या कहती है कि dE1 किसके बराबर है, dE2 के। तो समीकरण 3 से विद्युत क्षेत्र के घटक कौन कौन से, dE sin थीटा एवं dE2 sin थीटा विपरीत दिशाओं में कार्यरत होने से क्या हो जाएंगे, निरस्त। तो फिर अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण में वलय के प्रत्येक बिंदु के विद्युत क्षेत्र के घटक dE cos थीटा का योगदान होगा। कैसे? इस बिंदु का योगदान कितना हुआ यहाँ पर, dE1 cos थीटा। तो फिर ये नीचे वाले बिंदु के कारण इसी डायरेक्शन के अंदर कितना योगदान हुआ, dE2 cos थीटा। इसका मतलब इस वलय के ऊपर और भी बहुत से ऐसे बिंदु हैं, वो प्रत्येक बिंदु भी यहाँ परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में अपने घटक dE cos थीटा का योगदान करेगा। इसलिए हमें संपूर्ण बिंदुओं के कारण या संपूर्ण आवेशित वलय के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर चाहिए, तो हम मैथमेटिक्स के समाकलन का सहारा लेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ dE cos थीटा का उस पूरी लाइन के लिए इंटीग्रेशन कर दिया। अब देखिएगा यहाँ cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालें, तो आपके पास समकोण त्रिभुज है AOP, चाहे ले लो BOP। अब AOP में समकोण त्रिभुज AOP में मैं cos थीटा निकालूं तो ये थीटा cos थीटा आधार बटे में कर्ण, तो आधार कितना है x और कर्ण कितना है वर्गमूल r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इसलिए मैंने cos थीटा की जगह क्या लिख दिया, dE का तो dE और आधार x बटे में ये लिखा कि ये समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा बराबर x बटे में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का वर्गमूल। अब यहां से ये समीकरण 4 आ गई और इस समीकरण 4 में हम dE का मान रखें, लेकिन dE का मान dE2 के बराबर भी है और dE1 के बराबर भी है, तो कोई भी लिख दें। तो फिर हम ये कह सकते हैं कनेक्टिविटी बिठाने के लिए कि 1 2 3
और ये समीकरण 4 से इस डी का मान ये लिख दिया dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना, ये x अपॉन ये था ये एज इट इज ऐसा का ऐसा, ये डी का मान मैंने ये डी का मान ये लिखा इतना, और ये वाला स्टेप ऐसे कैसे आ गई। तो फिर ऐसी स्थिति में हम इंटीग्रेशन लेके चल रहे हैं, तो यहाँ जो वेरिएबल कौन है, यहाँ dq वेरिएबल है, तो उसे केवल हम किस में रख लें, समाकलन में रख लें। लेकिन इस dq का यदि हम समाकलन करेंगे पूरी लाइन के लिए, तो ये हमें दिया गया है कि पूरी लाइन स्मॉल q आवेश से आवेशित है, इसलिए हम इसकी जगह q पुट कर देंगे किसकी जगह, इंटीग्रेशन dq की जगह, और ये हमारे पास में फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। इस तरीके से हम जो है ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी समरूप आवेशित वलय के कारण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए अब एक और उदाहरण है, उदाहरण 2.5 पेज नंबर 31 पे। इस उदाहरण में क्या दिया गया है, ये भी संतत आवेश वितरण से ही संबंधित है। इसमें बताया गया है कि हमारे पास में r त्रिज्या की एक समरूप आवेश से आवेशित वलय है और इसके जो है अक्ष के ऊपर एक r त्रिज्या का ही इतने ही आवेश से आवेशित एक गोला रखा गया है। अब इनके मध्य लगने वाला बल आपको ज्ञात करना है। तो अब हम ये देखें कि यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि हमें बल निकालना है। फॉर एग्जाम्पल हम गोले को टारगेट बनाएं, तो गोले के मामले में जो आवेश है जो कि इसके पृष्ठ पर स्थित है, वितरित है, वो ऐसे व्यवहार करता है किसी भारी बिंदु के लिए कि जैसे इसके पृष्ठ पे न होकर के और इसके केंद्र पर स्थित हो। इसे हम समझ भी सकते हैं, जैसे ये हमारे पास में कोई गोला है और इस पर आवेश q, इससे r दूरी के ऊपर, स्मॉल r दूरी के ऊपर, ये r त्रिज्या का गोला है, r दूरी पर ये कोई बिंदु है, इस बिंदु के ऊपर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आएगी वो E बराबर KQ अपॉन में R स्क्वायर आएगी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये आवेश Q जो था इस गोले पर था, लेकिन यही आवेश यदि इस बिंदु पर होता और गोला नहीं होता, यहाँ Q होता, तो भी हमारे पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला यही आता। तो इसका मतलब हम इस गोले पर आवेश को ऐसे मान सकते हैं कि वो इसके केंद्र पर ही मौजूद हो वो आवेश, बजाय इसके पृष्ठ पर। क्यों? क्योंकि इसके कारण भी बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही आती है, और इस सारे आवेश को यदि बिंदु ओ पे रख दिया जाए तब भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही आती है। तो ये कंसेप्ट है जो ध्यान में रखनी चाहिए। तो अब हम यहाँ मान सकते हैं कि इस गोले पर जो आवेश है उसे बिंदु P पर माना जा सकता है। तो जैसे मैंने रोटेट करके इस P के ऊपर इस चार्ज को यहाँ मौजूद किया है। अब इनके बीच की दूरी x इक्वल r√3 दे रखी है, तो कैसे हम निकालेंगे इनके मध्य लगने वाला बल? तो एक बात है, पिछले वाले चैप्टर में ये बात आती है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भौतिक महत्व क्या है। यदि आपको किसी बिंदु पर आवेश मालूम हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो तथा उसके ऊपर आवेश भी ज्ञात हो, तब हम लगने वाले बल को F बराबर QE से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब बात क्या समझ में आई कि यहाँ पर आवेश तो हमारे पास में Q है, लेकिन ये वलय इस बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। यदि उस विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात और हो जाए तो हम यहाँ पर जो आवेश Q है उसको यदि E से गुणा कर दें तो यहाँ लगने वाला बल, इस Q आवेश पर लगने वाला बल आ जाएगा। तो मेन कंसेप्ट समझ में आई क्या है? हमें पहले इसके कारण x के बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उस तीव्रता को इस पर बिंदु पर स्थित आवेश Q से गुणा करना है जिससे बल F आ जाए। बस ये इसकी मेन कंसेप्ट है। चलिए, इस r त्रिज्या की आवेशित वलय के कारण अक्षीय बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हमने पहले ही जो है एग्जाम्पल में किया था। वो क्या था? E बराबर QX अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। ये पहले वाले आर्टिकल में ये बताई हुई थी। इसका मतलब वलय की अक्ष पर स्थित बिंदु P पर जिसकी दूरी इतनी है पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। लेकिन ये बात फिर हमने यहाँ लिख दी कि ये पूरा आवेश इस बिंदु P पर कंसंट्रेट माना जा सकता है। तो लेकिन समरूप आवेशित गोले पर स्थित आवेश सममितता में गोले के केंद्र P पर संकेंद्रित मान सकते हैं। ठीक है,
तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भौतिक महत्व से ये आधार हो गया। हम बल F को कैसे लिखेंगे, F बराबर QE। क्लियर। तो फिर यहाँ E को निकाल ही दिया था, इस E को इससे यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो 1 व 2 से ये हमारे पास में Q था ही पहले वाला, और ये E की वैल्यू इतनी इतनी आ गई हमारे पास में। ठीक, ये हमारे पास में E की वैल्यू आ गई। अब यहां से जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिया, क्यू स्क्वायर एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इतना। लेकिन प्रश्न में आपको यहां से यहां तक की दूरी तो दे ही रखी है, x बराबर r√3। तो फिर हम x की जगह कितना रख दें, x की जगह रख दें r√3। तो r√3 रखेंगे x की जगह तो ये r स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा, और यहाँ ऊपर भी r√3 आ जाएगा। लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f बराबर √3r इंटू में क्यू स्क्वायर, और ये √3 रखा का होल स्क्वायर किया था √3r का, तो ये 3r स्क्वायर और r स्क्वायर कितने हो गए, 4r स्क्वायर। 4r स्क्वायर हो गए तो उसको हम 2r का होल स्क्वायर इंटू 3/2 भी कर सकते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब 2r की पावर कितनी हो जाएगी, 3, और 2r की पावर 3 होने का मतलब 8r³ बन गया। तो फिर एक r से एक r जो है वो कैंसिल हो गया क्यूब में से, तो यहाँ नीचे r स्क्वायर बच गया। तो √3q स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर हो गया, क्योंकि 8 को 4 से गुणा कर दो 32 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो फिर मेन चीज क्या काम की, वलय के कारण x पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालो। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के भौतिक महत्व से f निकालो, क्योंकि q को किससे गुणा कर दो, e से। ठीक है, ये बात हमारे पास में q को e से गुणा करने पर f आ जाएगी। लेकिन अगले ने दूरी r दे रख x बराबर r√3 दे रखी है, ये दूरी यहाँ पुट कर दो और मैथमेटिकली इसको सॉल्व कर लो, तो फिर ये लगने वाला बल हमारे पास ज्ञात हो जाएगा। तो अब ये जो है आपका जो है संतत आवेश वितरण से रिलेटेड उदाहरण 2.5 हो गए। अब मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ वो क्रमशः आपको ध्यान में रहें। उसके लिए मैं प्रत्येक वीडियो के टाइटल में लिखता हूँ लेक्चर। तो पहले वाला 1 लेक्चर माना जाए, दूसरे वाले में 2L लिखा है, दूसरा लेक्चर माना जाए, और तीसरे वाला जो वीडियो है उसमें 3L माना जाए। तो इस तरीके से ये वीडियो जो है वो लेक्चर के हिसाब से कंटिन्यूटी में होंगे, जिससे आपको नोट्स बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो ये आप उस टाइटल में देख लें कि टाइटल में कौन सा लेक्चर है, और उसी के हिसाब से उनको क्रमशः कर लें। और ये जो छुट्टियां चल रही हैं, इन छुट्टियों में आप जो है अपना समय जाया नहीं करते हुए, क्योंकि आपकी बोर्ड की एग्जाम है, आप तत्परता से और समय का सदुपयोग कीजिए, और ये जो नोट्स आपको दिए जा रहे हैं बोर्ड पर, इनको आप नोट करते जाइए, और इनको बार बार रिपीट करके आप समझ भी सकते हैं। थैंक यू।